हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक की। सम क्वेश्चंस आर गिवन देयर। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज गिवन देयर, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस जो है आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट मेटल की रिएक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट एसिड से करवाना है। This thing is clear. So first question is given there. Dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. Dilute sulfuric acid की रिएक्शन हमें किससे करवाना है? हमें रिएक्शन करवाना है जिंक ग्रेन्यूल से। ओके, तो ऑलरेडी आपको पता है when metal reacts with acid, metal reacts with acid it gives always salt and hydrogen gas. ठीक है, जब भी मेटल किससे रिएक्शन करती है, एसिड से रिएक्शन करती है, तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनते हैं। सो फर्स्ट हो जाएगा, आपको लिखना है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आपको लिखना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक। ये क्या है हमारा H2SO4। इट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इट रिएक्ट्स विथ व्हाट? इट रिएक्ट्स विथ जिंक। सो सिंबल ऑफ जिंक इज Zn, so it reacts with zinc. तो हमेशा हमें पता है कि metal reacts with acid, it gives salt and hydrogen gas. It gives salt and hydrogen gas. So कौन सा salt बनेगा जब zinc sulfuric acid से reaction करता है? So zinc sulfate is formed here. Which sulfate is formed here? Zinc sulfate salt हमारा यहाँ बनेगा और साथ ही साथ कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व here. Which gases evolved here? Hydrogen gas is evolved there. Okay, first equation is clear. आपको करना था dilute sulfuric acid H2SO4 reacts with zinc granule. H2SO4 reacts with zinc Zn और zinc sulfate and hydrogen gases evolved here. Second equation, dilute hydrochloric acid, again acid, reacts with magnesium ribbon. Okay, means again acid reacts with metal. सो हमें क्या बताना है यहाँ पर कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl. ओके, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट रिएक्ट्स विथ व्हाट? इट रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन. सो मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा हमारा Mg. सो इट रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम. ओके, तो क्या बनेगा? हमेशा हमें पता है कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म देयर. सो दिस इज MgCl2. दिस इज आवर मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस. विच गैस इज फॉर्म्ड हियर? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, सो क्या होता है जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करता है? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड हियर. ठीक है, और इस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि सच में क्या हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हुई है? विद द हेल्प ऑफ पॉपसाउंड टेस्ट. ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन इज देयर. अब आपको करवाना है एसिड की रिएक्शन अगली मेटल से, एल्यूमिनियम मेटल से. तो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ एल्यूमिनियम पाउडर. रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ एल्यूमिनियम पाउडर. ओवरऑल इट इज आल्सो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड. ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4. इट रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम, सो दिस इज Al. सो जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो अगेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व हियर. सो हमारा बनेगा प्रोडक्ट एल्यूमिनियम सल्फेट. क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट. और कौन सी गैस इवॉल्व होगी? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व हियर.
always acid reacts with metal, salt is formed here and hydrogen gases evolved here. So aluminum sulfate and hydrogen gas are formed here. ठीक है. So इस क्वेश्चन में हमें आपसे कहा गया था कि एल्यूमिनियम पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो एल्यूमिनियम जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स. अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है? एसिड की रिएक्शन हो रही है आयरन मेटल से, आयरन फिलिंग से. ठीक है. तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है. तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा HCl. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इज HCl. It reacts with what? It reacts with iron. So this is our hydrochloric acid. Hydrochloric acid. It reacts with iron metal. Same thing happens here कि acid reacts with metal, salt and hydrogen gases evolved here. Salt and hydrogen gases evolved here. So जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा? फेरिक क्लोराइड. क्या बनेगा? फेरिक क्लोराइड. ओके. एंड हाइड्रोजन गैस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. ठीक है. सो यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट. फर्स्ट यहाँ पर हमने देखा था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक एंड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन. सो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड हियर. सो टेक इट्स स्क्रीनशॉट. देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि क्या होता है जबकि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर. So sulfuric acid reacts with aluminium powder and it gives aluminium sulfate and hydrogen gas. Last, hydrochloric acid reacts with iron, so it gives iron chloride and hydrogen gas. This is balanced chemical equation. Take its screenshot. एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि write the chemical equation for the following. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दियर फ्रॉम योर एक्सरसाइज. अगला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज से कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज. ऐसे कंपाउंड अल्कोहल और ग्लूकोज जिनमें कि हाइड्रोजन होता है बट दे डू नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स. ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है लेकिन हम इन्हें एज ए एसिड कैटेगराइज क्यों नहीं करते हैं? आपको ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. इन लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था. ठीक है. सो यू हैव टू प्रूव दैट कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन होता है बट फिर भी ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं रखते. ओके. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. दिस इज अवर ग्लूकोज. सेकेंड हमारा होता है, किसकी बात चल रही है? अल्कोहल की. तो हम ले लेते हैं C2H5OH. दैट मच इज क्लियर. सो दिस इज अवर अल्कोहल. अब दोनों में ही क्या होता है? दोनों में ही हाइड्रोजन होने के बावजूद भी दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू हैव टू प्रूव इट. फॉर प्रूविंग What do we have to do? हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रूव करने के लिए हमें इस तरह से apparatus रेडी करना है कि हमें एक बीकर लेना है. फिर बीकर में हमें ये कॉर्क लेना है. कॉर्क में हमें 2 आयन नेल लगाना है. आयन नेल लगाने के बाद में हमें इसको वायर की हेल्प से स्विच, बल्ब और 6 वोल्ट बैटरी से अटैच कर देना है. क्लियर है? फिर हमें यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है. कौन सा एसिड लेना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 100 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हमें इस बीकर में पॉर करना है. देन स्विच ऑन. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पर क्या होगा हमारा? यहाँ पर जबकि हमने एसिड लिया है, दिस बल्ब ग्लोज.
बल्ब क्या करेगा, जलने लग जाएगा. ओके, सो व्हाई दिस बल्ब ग्लोज, बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन HCl जो है हमारा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन इन एक्वस स्टेट. जबकि यहाँ पर क्या मिक्स किया गया है, पानी मिक्स किया गया है. ओके, सो हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन इन aqueous state. That's why these ions are responsible for conduction of electricity and bulb glows. Clear है बात. Second, अब हमें बात करना है ग्लूकोज की या फिर अल्कोहल की. सो जब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेम सेटअप में हम यहाँ पर अब हमें फील करना है ग्लूकोज. ठीक है, सो ग्लूकोज और अल्कोहल, ग्लूकोज और अल्कोहल की यदि हम बात करें तो इन दोनों में हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होता है. ठीक है, और हाइड्रोजन आयन यदि डिसोसिएट नहीं होगा तो हमारी इस सेकंड सेटअप में बल्ब ग्लो नहीं होगा, बिकॉज देयर आर नो डिसोसिएटेड हाइड्रोजन आयन और देयर आर नो डिसोसिएटेड आयंस which are responsible for conduction of electricity. So that is the reason behind it. Okay, एक बार मैं और समराइज कर देती हूँ कि फर्स्ट सेटअप में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई बल्ब ग्लोज. ओके, बट ग्लूकोज और अल्कोहल इनमें भी हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होता है. So there are no ions in alcohol or glucose solution. That's why bulb does not glow and it does not show acidic character. Okay, you can take a screenshot for this answer. Yes. Next question की हम बात करें, it is also from your exercise. What is question is given there? A very simple question is given there कि distilled water not conduct electricity. Distilled water electricity को conduct नहीं करता है, but rain water does. What is the question? A very simple question is there. Interesting question is there कि distilled water जो है वो electricity को conduct नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि इट डज नॉट कंटेन आयंस. इट डज नॉट कंटेन आयंस व्हाइल रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट कंटेन्स आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट. डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. लेकिन अगली हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेन वाटर की. तो आपको सभी को पता है कि जब रेन होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. दीज गैसेस डिसॉल्व इन रेन वाटर. ओके, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट. दैट मच इज क्लियर. जो डिसॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट होने के कारण ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. एसिड जो है हमारे वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं इन एब्सेंस ऑफ वाटर. यदि एसिड के साथ में वाटर नहीं है तो वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेंगे. सो ऑलरेडी हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या होता है कि एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस. एसिड का एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं. The acids will not show its acidic behavior on absence of water. This is because acids do not dissociate to produce hydrogen ions in absence of water. Okay? हम यदि बात करें कि हमारा जो एसिड है HCl, ये किसके फॉर्म में,
गैस के फॉर्म में है, डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा एसिड है HCl, ठीक है, बट ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, मीन्स यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। सो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2O it breaks down into hydrogen ion plus chloride ion। क्लियर है। सो एक्वस स्टेट में ही ये हाइड्रोजन आयन को गिव अप करता है। सो हाइड्रोजन आयन एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होने के कारण ही ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, नॉट इन गैसियस फॉर्म और नॉट इन ड्राई स्टेट। क्लियर है। बहुत सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन क्लोराइड और एनी एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली, दे डू नॉट गिव आयंस इन dry form, that's why they conduct electricity in aqueous state only or with water। yes। next question हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। so what is our question, this is important question, ठीक है ना, इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको आंसर ढूंढना नहीं पड़ेंगे। important question is there कि equal length of magnesium ribbon are taken in test tube A and B। ठीक है, कि आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन है और आपने इनको दो टेस्ट ट्यूब में लिया है, एक मैग्नीशियम रिबन ये हो गया, एक मैग्नीशियम रिबन ये हो गया। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है यहाँ पर कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर लिया है एसिटिक एसिड CH3COOH। अब आपको ये बताना है, बेसिकली हो क्या रहा है, मैग्नीशियम रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एसिड दोनों में ही। तो अब आपको ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी किस में जो है ज्यादा फिजिंग अकर होगी, मीन्स किस में इवोल्यूशन ऑफ गैस ज्यादा होगा। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर सेम हो रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, एक बार टेस्ट ट्यूब ए में हमने HCl एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और टेस्ट ट्यूब बी में हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया है। तो आपको दोनों में ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी किस में ज्यादा फिजिंग के साथ गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि HCl एसिड जो होता है हमारा एसिडिक एसिड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा एसिड होगा, HCl एसिड इज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज more strong than acetic acid, that much is clear। so जो भी एसिड हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा से ज्यादा फिजिंग प्रोड्यूस करेगा। so of course in test tube A, in test tube A ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब B, क्योंकि टेस्ट ट्यूब A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। so this is the reason the fizzing will occur strongly in test tube A। टेस्ट ट्यूब ए में हमारी फिजिंग ज्यादा होगी, गैस ज्यादा इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस ज्यादा इवॉल्व होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। क्लियर है कि हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, ज्यादा फिजिंग होगी एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब बी। क्लियर, टेक इट्स स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट इज गिवन दियर, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी बुक का है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि हमारे एसिड और बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर कितने ज़्यादा वो माइल्ड हो सकते हैं। सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ऑलरेडी हमको पता है कि ऐसे एसिड्स जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे वो सारे होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड।
और ऐसे एसिड्स जो कि कम से कम हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे वो होंगे हमारे वीक एसिड्स। सेम ऐसे बेस जो कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेंगे वो होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, और ऐसे बेस जो कम से कम हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेंगे वो होंगे हमारे वीक बेस। क्लियर है? सो अब एसिड्स और बेस की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस हमें पता करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि acid and bases are identified with the help of indicators, but strongness and weakness are also identified with the help of indicator, but now we have to use their special type of indicator. लेकिन स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस एसिड और बेसिस की पता करने के लिए हमें क्या रिक्वायर होगी? हमारी रिक्वायरमेंट होगी इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर क्या होंगे? हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर strongness or weakness of acids can be determined with the help of indicators, and these indicators, these special type of indicators are known as universal indicator. Clear है? So अब universal indicator आखिरकार होते ही क्या हैं? So always remember universal indicators are mixture of different types of indicator. एक छोटी सी बात बोलना है आपको कि mixture of several indicators, mixture of several indicators are known as universal indicator. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम कैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे एसिड्स और बेसिस को? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। हमारे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं विद डिफरेंट एसिड्स और बेसिस। ठीक है, साथ ही साथ और हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज हियर पीएच स्केल। what we can use here? We can use here pH scale. So always remember what is the meaning of pH scale? pH scale, it is measuring hydrogen ion concentration in a solution. हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में मेजर करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं, दिस इज अवर पीएच स्केल। ओके, एंड वी आर पी इन पीएच, इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। पी का मीनिंग क्या होता है? इट इज पोटेंस इन जर्मन। मीनिंग क्या होता है इसका? पावर। सो पीएच, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, देन पीएच इज जनरली, पीएच की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल जो होती है हमारी इस तरह से स्केल होती है जैसे कि आपकी मेजरिंग स्केल होती है जनरली। ठीक है, सो इसमें नंबरिंग होती है 0 से लेकर 14 तक, ओनली 0 to 14। यस, सो pH जनरली फ्रॉम 0 to 14, if 0 is valued here means it is acidic, solution is acidic, and if 14 is valued here then our solution is alkaline. Okay, so pH should be thought simply as number which indicates acidic or basic nature of solution. So pH जनरली होता ही क्या है कि pH जो है हमें कुछ नंबर्स इंडिकेट करता है जो कि एसिडिक और सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यदि pH की वैल्यू कितनी होती है? 7। पहली बात, pH स्केल की वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेकर 14 तक। If pH value is 7, then your solution is neutral. ना वो acidic है और ना ही वो basic है। But if we move from 7 to 0, if we move from 7 to 0, then your solution becomes acidic. हमारा solution क्या हो जाएगा? Acidic. But if we move value from 7 to 14, then our solution becomes basic in nature. ठीक है, so what is pH scale? pH scale, it is a scale for measuring strength of acid and bases, and its value start from 0, it goes up to 14, and if pH value is 7 means that our solution is neutral. If its value is 7 to 0, then it's acidic in nature,
and if its value is 7 to 14, then your solution's nature is basic in, okay? Yes. Next to, so this is our pH scale. pH scale, okay? Its value is 0 to 7 and 7 to 14. तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर जाते हैं तो हमारे सॉल्यूशन का नेचर क्या होता जाता है? एसिडिक होता जाता है. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. गॉट इट? 7 से 0 तक यदि हमारी वैल्यू मूव होती है so acidic nature increase होता है और increase in hydrogen ion concentration. At the same time, if we move from 7 to 14, so basic nature increases. हमारा basic nature क्या होगा? solution का increase होगा. So decrease in hydrogen ion concentration. Decrease in hydrogen ion concentration. So किसकी concentration increase होगी? Hydroxide ion की concentration increase होगी. At the same time, we can use here pH paper also. We can use here pH paper also. So pH paper और universal indicator जो कि liquid होता है. These both gives these type of color change with acidic solution or basic solution. So always remember what is the color of pH paper. pH paper का basically color क्या होता है? It's green. ठीक है? Its color is green. Then if its value is 7 with neutral. अब आपको कुछ यहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन है जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ आवर ब्लड. सो ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.4. What is the pH value of distilled water? It is 7 क्योंकि वो न्यूट्रल होता है. What is the pH value of lemon? It is 2.2. यहाँ हो जाएगा. फिर what is the pH value of gastric juice जो कि हमारे स्टमक रिलीज करता है और गैस्ट्रिक जूस होता क्या है हमारा? HCl. बट वो गैस्ट्रिक साथ में नाम हो रहा है. सो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस? इट इज 1.2. देन पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि हमें एसिडिटी होती है तो रेमेडी के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? इट इज 10. एंड पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज 14. क्या होती है? 14. सो दिस इज अवर पीएच पेपर. जनरली ये ग्रीन कलर का होता है लेकिन जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है ये ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से फिर रेड हो जाता है. ठीक है. अब यदि आपको रेड कलर मिल रहा है पीएच वैल्यू में इसका मतलब ये है कि आपका एसिड जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है. सेकेंड, अब हम बेस की बात करेंगे कि जैसे जैसे ग्रीन से ब्लूइश होकर डार्क ब्लू यदि आपका सॉल्यूशन का कलर आता है सो योर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू कलर आ रहा है तो इट इज माइल्ड बेस. इफ dark blue color appears then it is strong base. It represent strong base of the solution. So this is our pH paper. Clear है? Okay. So a simple activity is given in your book. आपकी बुक में एक सिंपल सी एक्टिविटी गिवन है कि जो हमारी डेली लाइफ में सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनका पीएच वैल्यू आपको पता करना है विद द हेल्प ऑफ योर इंडिकेटर्स. ठीक है, जो कि जैसे हमारा यहाँ पर था ना पीएच पेपर, दिस इज. सो इस पीएच पेपर या फिर हम कहें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से आपको कुछ सब्सटेंसेस गिवन है हमारी बुक में. इन सब का पीएच आपको मेजर करना है और आपको रिकॉर्ड रखना है कि किसका कलर कैसा आता है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि सलाइवा आप सभी जानते हैं. सलाइवा जो होता है
खाना खाने के पहले यदि हमने सलाइवा को टेस्ट किया है, ठीक है, सलाइवा को हमने टेस्ट किया है इंडिकेटर की हेल्प से, तो पीएच पेपर का कलर क्या आता है, ग्रीन। और पीएच की वैल्यू ग्रीन यदि आई है तो पीएच वैल्यू क्या हो सकती है, 6.5 टू 7.5। और यदि हम कहते हैं कि 6.5 टू 7.5, 6.5 ये हो रहा है, तो हमारा सलाइवा जो है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, एसिडिक और बेसिक। इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक टू बेसिक हो जाता है क्योंकि वो 6.5 से 7.5 हो रहा है। सेकंड, लेमन जूस की बात करें कि हमने लेमन जूस लिया है, ये रहा लेमन। अब इसको हमने पीएच पेपर टेस्ट किया है, तो पीएच पेपर पर टेस्ट करने पर ऑरेंज कलर आया है, पीएच पेपर पर टेस्ट करने पर कौन सा कलर आया है, ऑरेंज कलर आया है। सो ऑफ कोर्स if orange color is there then it is acidic in nature, clear। second, अब हमने क्या यूज किया है, सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद यदि हमने सलाइवा को टेस्ट किया है तो क्या कलर आएगा, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर आया है। इसका मतलब है हमारा पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, 2.2 टू 2.4। सो इट इज एसिडिक इन नेचर। देन नेक्स्ट, कलरलेस एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स की जो हम बात करें, जैसे हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसकी हम बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की यदि हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स में हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक को यदि आपने पीएच पेपर की हेल्प से टेस्ट किया है तो पीएच वैल्यू क्या आएगी, 5.9 टू 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर आता है। कौन सा कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसकी पीएच वैल्यू जो है येलो कलर में आती है, सो इट्स नेचर इज एसिडिक। देन नेक्स्ट, कैरेट जूस। कैरेट जूस को यदि आप पीएच पेपर की हेल्प से टेस्ट करेंगे तो पीएच पेपर का कलर क्या हो जाएगा, येलो ग्रीन, पीएच पेपर का कलर हो जाएगा येलो ग्रीन, मीन्स इस साइड टुवर्ड्स एसिड। सो इफ इट्स कलर इज येलो ग्रीन, इट्स एसिडिक इन नेचर। ओवरऑल कैरेट जूस क्या होता है, हमारा एसिडिक होता है नेचर में। कॉफी इंपॉर्टेंट, कॉफी का टेस्ट बीटर होता है ना, बट यदि हम कॉफी के सॉल्यूशन को पीएच पेपर की हेल्प से टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा पीएच पेपर ग्रीन से येलो हो जाता है। और इफ इट्स येलो देन इट्स एसिडिक इन नेचर। कॉफी क्या होती है, हमारी एसिडिक होती है नेचर में, ध्यान रखना। टमेटो जूस ऑफ कोर्स इट्स सॉर इन टेस्ट, तो पीएच पेपर के साथ में टमेटो जूस क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। सो ऑफ कोर्स इट्स एसिडिक इन नेचर। देन नेक्स्ट, टैप वाटर। टैप वाटर वो नल का पानी जो कि हमारे घरों में नलों से आता है, इसको यदि आप पीएच पेपर की हेल्प से टेस्ट करेंगे तो पीएच पेपर का कलर हो जाएगा ग्रीन। और इफ पीएच पेपर कलर इज ग्रीन सो इट मे बी न्यूट्रल, न्यूट्रल हो सकता है। नेक्स्ट, वन मोलरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में यदि हम पीएच पेपर डिप करते हैं तो एकदम डार्क ब्लू कलर आता है। कैसा कलर आता है, डार्क ब्लू कलर आता है। सो डार्क ब्लू कलर आने का मतलब ये है कि इट्स बेसिक इन नेचर। देन लास्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यदि हम पीएच पेपर को डिप करते हैं सो दिस pH paper from green it turns red, means that it is acidic in nature। ये क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर जनरल अवेयरनेस ओनली कि यहाँ पर मैंने कुछ सब्सटेंस को उनकी pH वैल्यू के साथ शो किया है और दिस टेबल इज गिवन इन योर बुक बट इट्स नॉट फिल, ये फिल नहीं की हुई है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि किस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू कितनी होती है और उसके लिए क्या कलर चेंज होता है पीएच पेपर पर। ओके, सो दिस इज अवर पीएच पेपर, इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू 14। जनरली इसका कलर ग्रीन होता है, पीएच पेपर का कलर क्या होता है, हमारा ग्रीन होता है। जैसे जैसे हमारी वैल्यू 7 से 0 की ओर जाती है मीन्स हमारा सब्सटेंस जो है वो क्या होता जाता है, एसिडिक होता जाता है। सो ये ग्रीन से रेड हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी वैल्यू
7 to 14 होती है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता जाता है, बेसिक होता जाता है, और पीएच पेपर का कलर ग्रीन से डार्क ब्लू हो जाता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर पीएच पेपर which we use to indicate how our acid or bases are strong or weak. Yes. So हमेशा ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्या होते हैं. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को देने का काम करेंगे. वीक एसिड्स क्या होंगे, ऐसे एसिड्स जो कि हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कम प्रेजेंट हो. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे बेस जो कि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें, वो सारे होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस. और ऐसे बेस जो कि हाइड्रोक्साइड आयन को कम प्रोड्यूस करें वाटर के साथ, सो दीज आर आवर वीक बेसिस. क्लियर है? यस. नेक्स्ट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. क्या हमारी लाइफ में पीएच का इम्पोर्टेंस होता है? यस और नो? यस. pH is pH value is very essential for us. And always remember our body, हमारी जो पूरी बॉडी है ये कुछ स्पेशल pH वैल्यू पर ही वर्क करती है. यदि उस वैल्यू से कम या फिर ज़्यादा वैल्यू होती है तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर आवर बॉडी वर्क्स एट pH. हमारी बॉडी का जो है, हमारी बॉडी कितने pH वैल्यू पर वर्क करती है? इट वर्क्स एट 7 to 7.8. आवर बॉडी वर्क्स एट pH वैल्यू 7.7 to 7.8. ठीक है, ये जनरली न्यूट्रल टाइप ही हो रहा है. देन so all organism can survive with these type of range only. सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो भी, उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए मोस्टली यही रेंज चाहिए होती है पीएच की. क्लियर है? अब लेकिन हम ये बात करें कि जो हमारा रेन वाटर होता है समटाइम्स इट बिकम्स एसिडिक. यस और नो? रेन वाटर समटाइम्स बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ gases present in atmosphere. Okay, so these type of rainwater known as acid rain. हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक important question बन रहा है आपका कि what is acid rain? What is acid rain? So remember when pH of rain water is less than 5.6, जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है, so it is called acid rain. जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है, सो दिस रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. ऑफ कोर्स 5.6 जो है वैल्यू 7 से कम हो रही है. यस. सो दिस एसिड रेन्स फ्लोज इनटू रिवर्स. अब ये एसिड रेन किस में मिक्स हो जाती है? रिवर में मिक्स हो जाती है. अब रिवर में मिक्स होने के कारण रिवर का pH वैल्यू भी 7 के आसपास होना चाहिए, लेकिन वहां पर 5.6 वैल्यू वाला रेन वाटर मिक्स हो गया है, एसिड रेन. क्लियर? सो इसके कारण क्या होता है कि हमारी रिवर का पीएच भी कम हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट. एक्वेटिक लाइफ जो होती है रिवर की, वो क्या हो जाती है? सर्वाइव करने में डिफिकल्ट हो जाती है. तो व्हाट इज एसिड रेन? हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है, सो दिस टाइप ऑफ रेन इज एसिड रेन. फिर ये एसिड रेन का वाटर किस में मिक्स होता है? इट मिक्सेस इन रिवर. देन इट लोवर्स द pH वैल्यू ऑफ रिवर वाटर, एंड दिस लोअर वैल्यू ऑफ pH वाटर व्हिच इज लेस देन 5.6, इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव एक्वेटिक लाइफ, जिससे कि मछलियां और एक्वेटिक प्लांट्स खत्म होने लगते हैं. क्लियर? ओके. अब क्या दिया हुआ है? अब दिया हुआ है हमारा, डू यू नो एसिड इन अदर प्लैनेट्स. क्या अदर प्लैनेट्स पर भी एसिड होता है? सो यस, वीनस जो कि एक प्लैनेट का नाम है, आपने सभी ने सुना है कि वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड.
हमारे यहाँ जैसे क्लाउड व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन वीनस प्लैनेट पर क्लाउड किस कलर के होते हैं? व्हाइट और येलोइश। तो उनका व्हाइट और येलोइश होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो किसके बने हुए हैं? वो बने हुए हैं हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के। वीनस के जो क्लाउड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? वीनस प्लैनेट जहां की क्लाउड्स थिक व्हाइट येलोइश है और सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, तो क्या वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? कैन यू थिंक अबाउट इट? सो आंसर इज गिवन देयर। यहाँ पर मैं आपके लिए आंसर भी लेकर आई हूँ। ओके, फॉर योर नॉलेज, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक। वीनस एटमॉस्फेयर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिक। वीनस का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? थिक है। और टेम्परेचर जो है वहां का बहुत ही ज्यादा हाई है। साथ ही साथ वहां पर जो रेन होती है ना, बारिश होती है, वो तो डायरेक्ट किसकी हो जाती है? सल्फ्यूरिक एसिड की। ओके, तो यदि सल्फ्यूरिक एसिड की वहां पर बारिश हो रही है और एटमॉस्फेयर में 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर है, तो वहां पर लाइफ का पॉसिबल होना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? सो वीनस का एटमॉस्फेयर पहली बात बहुत ज्यादा थिक है। सेकेंड थिंग, वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की ही बारिश होती है। थर्ड थिंग, वहां के कार्बन डाइऑक्साइड 95% से 97% पर अवेलेबल है। सो इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ ऑन वीनस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन आवर बैकयार्ड। हम हमारे बगीचे की बात करेंगे कि हमारे बगीचे में जो सॉइल है उसका पीएच क्या होता है। ठीक है, सो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए कुछ एक स्पेशल पीएच रेंज की वैल्यू की रिक्वायर होती है। ओके, सो अब आपको यदि ये पता करना है कि आपका जो बैकयार्ड है, आपका जो गार्डन है, आपका जो बगीचा है, उसकी सॉइल की पीएच वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको थोड़ी सॉइल लेना है, फिर इस सॉइल को आपको मिक्स करना है एक बीकर में विथ वाटर। यहाँ मैंने लिया है सॉइल प्लस वाटर। सॉइल में वाटर को मिक्स करने के बाद में आपको इसको क्या कर लेना है? फिल्टर कर लेना है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। क्लियर? फिर जो फिल्ट्रेट बचेगा हमारा यहाँ पर, ये जो वाटर है विथ सॉइल, ये आपको लेना है, प्लस अब आपको यहाँ पर क्या यूज करना है? पीएच पेपर, या फिर आपको यूज करना है यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, क्या यूज करना है हमको यहाँ पर? यूनिवर्सल इंडिकेटर। बात समझ में आई है? कुछ नहीं करना, सॉइल लेना, सॉइल में पानी डालना है, छान लेना है, तो जो छना हुआ पानी है उस पानी में हमको क्या डालना है? पीएच पेपर डालना है, या फिर मैं ये कहूँ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालना है। ओके, सो व्हेनेवर वी ऐड यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो अलग अलग सॉइल के साथ अलग अलग कलर आते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद में अलग अलग सॉइल के साथ क्या हो रहा है? अलग अलग कलर आ रहे हैं। अब मैं ये कहूँ कि फिल्ट्रेट जो था, यदि उसका ग्रीन कलर आ रहा है, इसका मतलब आपकी सॉइल क्या है? न्यूट्रल है नेचर में। अब मैं कहूँ कि येलो कलर आ रहा है, तो ये स्लाइटली एसिडिक है। अब मैं कहूँ कि रेड कलर आया है आपका सॉइल के वाटर में, तो आपकी सॉइल जो है वो क्या हो रही है? स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर। ओके, ये एक्स्ट्रा डायग्राम्स है जो कि आपके नॉलेज के लिए है सिर्फ। सो दिस इज एन एक्टिविटी कि आपको सॉइल लेना है, सॉइल में पानी डालना है, फिर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर ड्रॉप वाइज डालना है। यदि आपका ग्रीन कलर आता है, सो दिस इज न्यूट्रल सॉइल। येलो कलर आ रहा है, सो दिस इज माइल्ड एसिडिक। रेड कलर आया है आपके सॉल्यूशन का विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, सो योर सॉइल इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब पीएच की वैल्यू, पीएच की जो वैल्यू होती है वो सॉइल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारे जो पोटैटो हैं, क्या है हमारे पोटैटो, पोटैटो किस टाइप के सॉइल में ग्रो होते हैं? दे ग्रोज इन एसिडिक सॉइल।
Carrot grows in 5.5 to 7. 5.5 to 7 means slightly acidic soil में हमारी कैरेट ग्रो होती है. इसकी बात करें हम तो ये भी कैसे ग्रो होता है, ये भी स्लाइटली एसिडिक सॉइल में ग्रो होता है. गार्लिक की बात करें हम तो गार्लिक जो है 6 से लेकर 7 की रेंज में ग्रो होती है. कैबेज की बात करें हम तो कैबेज भी 6 से लेकर 7.5 की पीएच रेंज में ही ग्रो होता है. मतलब कि आपकी सभी की वैल्यू अराउंड हो रही है 7, pH वैल्यू 7 हो रही है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यू फॉर क्रॉप्स इन सॉइल. यस, नेक्स्ट pH in our digestive system, a very most important question. इस पर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि pH in our digestive system, pH की क्या जो है क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो जैसा कि आप pH पेपर की हेल्प से जानते हैं कि इफ pH paper is green in color means this is neutral, red in color means it is acidic, and pH paper is if it is blue in color then it is basic in nature. तो ये एक डायग्राम है जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हमारा जो स्टमक है वो रेड कलर का हो रहा है. इसका मतलब इसकी pH वैल्यू जो है क्या होती है 1 से लेके 2.5 पर. ठीक है. अब मैं इंटेस्टाइन की बात करूं तो ये येलो हो रहा है मतलब स्लाइटली एसिडिक. और मैं सेकेंड इंटेस्टाइन की बात करूं ये ग्रीन हो रही है मतलब कि ये न्यूट्रल मीडियम में काम करती है. नाउ कम बैक टू पॉइंट. स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको सभी को पता है कि हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक. स्टमक को कोई हार्म नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती रहती है जिससे कि हमारा एसिड हमारे स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है. सो स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विदाउट हार्मिंग स्टमक. ठीक है. अब यदि हमारे स्टमक ने ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया है, एसिड. यदि ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमें इरिटेशन होने लगती है और हमारा पेट में पैन होने लगता है या फिर मैं कहूँगी दर्द होने लगता है और हमारे पेट में जलन होने लगती है. कब? जबकि हमारा स्टमक ज्यादा से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है. टू गेट रीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इस पैन से हमें रिलीफ चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड. क्या यूज करते हैं हम, एंटासिड. सो आखिरकार एंटासिड्स होते ही क्या है, सो एंटासिड्स आर special type of substances that we use to relieve from pain of acid or we use them to neutral our acidity in stomach. ठीक है. सो एंटासिड्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैं कहूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक माइल्ड बेस का काम करता है. सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो एसिडिटी क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि हमारे स्टमक में ज़्यादा बढ़ गया तो दिस इज एसिडिटी. अब उस एसिडिटी को आपको न्यूट्रल करना है तो आप क्या करेंगे, उस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं. सो वो एसिड्स के इफेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है. इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग पाउडर एंटासिड्स का काम करते हैं. सो दिस इज पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डीके. पीएच, क्या पीएच की वैल्यू चेंज होने के कारण हमारे दांत भी सड़ जाते हैं? यस, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज योर हेल्दी टीथ. क्लियर है, ये हेल्दी टीथ है आपका. लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों के बीच में रह जाता है. ये आपको सभी को पता है और आपको पता है कि उसी के कारण जो है हमारे दांत क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं. सो बिफोर इट ऑलवेज रिमेंबर टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. टूथ डिके होता ही कब है, जबकि हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होने लगता है, कम होने लगता है. सो आवर टूथ इनेमल,
tooth enamel means outer covering of our teeth. Tooth enamel is made up of calcium hydroxyapatite. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि टूथ एनेमल किसका बना होता है, जो कि आउटर कवरिंग होती है हमारे टूथ की, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का. सो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है ये डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में, बट यदि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो डिसॉल्व होने लगता है यदि आपकी माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गई है. अब 5.5 से कम होने का रीजन क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन इन आवर माउथ ईटिंग. ठीक है, हम खाना खाते हैं वो स्टक हो जाता है हमारे दांतों के बीच में, फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं उस फूड मटेरियल को डिग्रेड करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एसिड के कारण हमारे माउथ की पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 5.5. सो व्हाट वी शुड डू, दैट्स व्हाई सभी को सजेस्ट किया जाता है कि टूथपेस्ट जो कि क्या होता है, बेसिक होता है. टूथपेस्ट, वी हैव टू यूज टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग द टीथ, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. So tooth decay को stop करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, we should use toothpaste which is basic in nature and it neutralizes this pH value. Okay. Next, self defense by animals and plants through chemical awareness, chemical warfare. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर. तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने घर पर सुना होगा ना कि यदि आपको हनी बी काट लेती है, मधुमक्खी यदि आपको काट लेती है, तो आपकी मम्मी आपको क्या सलाह देती है कि बेकिंग सोडा रब कर लो. यस और नो. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि बेकिंग सोडा, जो कि बेकिंग सोडा NaHCO3 जो कि बेसिक होता है नेचर में, क्या होता है नेचर में, बेसिक. तो जैसे ही आपको हनी बी ने क्या किया है, काटा है, दिस इज एक्स्ट्रा डायग्राम फॉर योर नॉलेज ओनली, कि जैसे ही आपको हनी बी ने काटा है उसका स्टिंग क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में. उसका स्टिंग क्या होता है, उसका डंक जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में. तो आपको क्या रब करना है, बेकिंग सोडा आपको रब कर लेना है. सो बेकिंग सोडा रब करने से होगा ही क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द प्लेस. ओके. लेकिन वैस्प, आपको यदि वैस्प ने बाइट किया है तो वैस्प का स्टिंग आप ध्यान रखेंगे कि वो अल्कलीन होता है. क्या होता है, अल्कलीन होता है, या फिर मैं कहूँ कि बेसिक होता है. सो वैस्प का स्टिंग यदि आपको काटती है, बाइट करती है, तो वो बेसिक होता है. तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करना है, आपको विनेगर यूज करना है. ऐसे ही स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड. स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, देखिए जरा, क्या आपने अपने घर के आसपास बगीचे में कुछ अनवांटेड प्लांट देखे हैं इस तरह के, दिस इज नेटल लीफ. कौन सी लीफ होती है, नेटल लीफ. और इन नेटल लीव्स में इस तरह से स्टिंग होते हैं, हेयर्स होते हैं. तो जैसे ही ये हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि इनके स्टिंग से एक एसिड हमारी बॉडी में चला जाता है, जिससे कि हमें पेन और इरिटेशन होता है. सो एट द सेम टाइम जहाँ भी आपको नेटल लीव्स सराउंडिंग में मिलती है, डॉग प्लांट ऑल्सो दियर, जहाँ नेटल लीफ होगी उसके आसपास डॉग प्लांट जरूर होता है. ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमारे गार्डन में नेटल लीफ उग गई थी और पास में क्या है, अपने आप ही डॉग प्लांट उग गया था. ठीक है. सो नेटल लीव्स के जो हेयर्स होते हैं यदि हमारी बॉडी से टच हो जाते हैं तो मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में चला जाता है. तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर जो डॉग प्लांट आसपास लगा रहता है उसको हमें हमारी बॉडी पर रब कर लेना चाहिए. ठीक है.
सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिससे कि हमारा पेन और इरिटेशन खत्म हो जाती है. यस, सो एक टेबल इज गिवन देयर. आपको इस टेबल को लर्न कर लेना है कि विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड. ऑरेंज में कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड. टैमरिन, खट्टी इमली, इसमें कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड. टमेटो, ऑक्सैलिक एसिड. कर्ड, लैक्टिक एसिड. लेमन, सिट्रिक एसिड. एंटिस्टिन, मैथेनोइक एसिड. और नेटल लीफ, मैथेनोइक एसिड अगेन. सो लर्न दिस टेबल. कभी कभी एसिड के नाम भी पूछ लिए जाते हैं. सो सिंपल क्वेश्चंस आर गिवन देयर. First question, you have two solution A and B. The pH of solution A is 6. A is 6 and B is 8. तब आपको बताना है कि A solution एसिडिक है या बेसिक और B solution भी क्या है. तो ऑफ कोर्स pH यदि हमारा 6 है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, और pH यदि 8 है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक. ओके, आगे आपसे पूछा गया है कि ए और बी किस में जो है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. सो ऑफ कोर्स 6 जो कि एसिडिक है उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द nature of the solution. So हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यदि कम है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यदि ज़्यादा है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा. सो द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. यदि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, acidic. Of course hydrogen ion increases, acidic character increases. Then if the concentration of hydrogen ion in a solution falls, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बेसिक. ओके, थर्ड क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस. क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं. If yes, then why are these basic? बेसिक सॉल्यूशन में क्या हाइड्रोजन आयन होते हैं. यदि होते हैं फिर भी उनके होने पर भी हमारा सॉल्यूशन बेसिक क्यों होता है. दिस इज योर क्वेश्चन. क्लियर. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन तो होते हैं बट दे आर वेरी लेस इन अमाउंट. हाइड्रोजन आयन होंगे लेकिन they are very less in amount as compared to hydroxide ion. इसीलिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा. गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहली बात स्क्रीनशॉट ले लो इसका. यस, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or chalk powder or slacked lime. आपसे ये पूछा जा रहा है कि फार्मर जो रहता है वो अपनी सॉइल में कभी कभी क्विक लाइम या फिर स्लैग्ड लाइम या फिर चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट क्यों मिक्स करता है. ठीक है, तो क्विक लाइम की हम बात करें तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड. सेकेंड हम बात करें स्लैग्ड लाइम तो ये होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. थर्ड हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट चॉक CaCO3. तो फार्मर्स क्या करते हैं, कभी कभी अपनी सॉइल में चॉक का पाउडर या फिर चूने का पाउडर या फिर चूने का पानी स्प्रेड कर देते हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है. सो इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, सॉइल क्या हो गई है फार्मर की, किसान की सॉइल एसिडिक हो गई है. सो द फार्मर कैन ट्रीट विथ क्विक लाइम.
फार्मर उस एसिडिक सॉइल में क्या मिक्स करेगा, क्विक लाइम मिक्स करेगा या चॉक मिक्स करेगा, वाई, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। ठीक है, ये कुछ भी वो मिक्स कर सकता है, जबकि फार्मर की सॉइल क्या हो गई है, एसिडिक, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? सो क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम एंड चॉक आर बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं ये, बेसिक होते हैं नेचर में। एंड फार्मर्स यूजुअली यूज क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और चॉक इन ऑर्डर टू इंक्रीज फर्टिलिटी एंड ऑल्सो व्हेन द सॉइल बिकम्स टू एसिडिक। सॉइल क्या हो गई है आपकी, टू एसिडिक हो गई है, तो ये सब किसका काम करेंगे, बेस का। सेकेंड, these bases works as neutralizing agent। क्या करेंगे, सारे बेसिस न्यूट्रलाइजेशन का काम करेंगे, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओवरऑल आपको इसमें बताना है कि किसान कभी कभी क्विक लाइम, चॉक, चूने का पानी ये सब क्यों छिड़क देते हैं अपनी मिट्टी में, क्योंकि सॉइल एसिडिक होती रहती है। एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे ये सारे बेस को स्प्रेड करना होता है। फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही यूज दिस प्रैक्टिस। ओके, सो रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली and learn this all. Thank you.